Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. Previous lecture में हमने marginal costing a tool for decision making के दो डिसीजन कवर किए थे, मेक और बाय डिसीजन, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स. आज हम कवर करेंगे बाकी के तीन डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन, एक्सप्लोरिंग अ न्यू मार्केट, शटडाउन डिसीजन. अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर एक लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग डिसीजन से. प्राइसिंग डिसीजन कौन से डिसीजन? किसी प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में जो डिसीजन है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस क्या होना चाहिए, उसके बारे में जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है उसको हम बोलेंगे प्राइसिंग डिसीजन. वैसे तो अगर हम एकदम फेवरेबल सिनेरियो जो चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई हमारे पास टेंशन की बात नहीं है, डिमांड अच्छी हो रही है, सप्लाई अच्छी हो रही है, तो उस सिनेरियो में तो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, किसी प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ठीक है, पर हमेशा ऐसा नहीं रहता है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो प्राइस इस बेसिस पर डिसाइड नहीं किया जा सकता है. प्राइस को डिसाइड करने के लिए और भी फैक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत हेल्पफुल होती है प्राइस डिटर्मिनेशन में. ठीक है, ओनली इन शॉर्ट टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो हमको फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी होगी, फिक्स कॉस्ट पर भी फोकस करना होगा. चलिए अब बात करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइस पॉलिसी. प्राइस पॉलिसी के वेरियस एस्पेक्ट कौन से हैं, किस किस टाइप की हो सकती है? फर्स्ट है नॉर्मल प्राइस, मिनिमम प्राइस, डिप्रेशन प्राइस, स्पेशल प्राइस, प्राइस चेंजेस. फर्स्ट सबसे पहले आते हैं नॉर्मल प्राइस पर. नॉर्मल प्राइस वो प्राइस है जब सिनेरियो फेवरेबल चल रहा है. ठीक है, जब डिमांड भी अच्छी हो रही है, सप्लाई भी अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे केस में नॉर्मल प्राइस क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो जाए, फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए और कुछ प्रॉफिट भी मिल जाए, है ना. तो सेल प्राइस क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन मींस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. राइट, नेक्स्ट आते हैं मिनिमम प्राइस पर. तो मिनिमम प्राइस वो प्राइस है क्योंकि ऑल द टाइम तो ऐसी कंडीशन नहीं रहेगी कि आपकी मोनोपोली है, आप जो चाहो वो बनाओ वो बेचो, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहां पर टफ कंपटीशन है, प्राइस कट इज ऑन वॉर, या फिर नया प्रोडक्ट कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं हम फर्स्ट टाइम, तब क्या होगा? नॉर्मल प्राइस काम नहीं करेगा. ऐसी कंडीशन में हम मिनिमम प्राइस का सहारा लेंगे, ऐसी कंडीशन में हम मिनिमम प्राइस का यूज करेंगे. क्या होगा मिनिमम प्राइस? उस मिनिमम प्राइस का फॉर्मूला होगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. मतलब हमारी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए और फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, बेसिकली हमारी टोटल कॉस्ट कवर हो जाए, हम उतने पर ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देंगे और बेच भी देंगे. ठीक है, तो मिनिमम प्राइस क्या हुआ? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. राइट, नेक्स्ट है डिप्रेशन प्राइस. अगर रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमी में अगर रिसेशन चल रहा है तो प्रोडक्ट की सेल बहुत कम हो जाती है ऐसे टाइम पर, तो नॉर्मल प्राइस और मिनिमम प्राइस दोनों ही काम नहीं करेंगे ऐसे टाइम पर. ऐसे टाइम पर हमें क्या करना होगा? हमारा फोकस होगा कि हमारी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए और सम पोर्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कवर हो जाए. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट तो हो जाए, सम पोर्शन अगर हो सकता है तो फिक्स कॉस्ट का भी कवर हो जाए. राइट, नेक्स्ट है स्पेशल प्राइस. स्पेशल प्राइस किस केस में आता है? जब हमारे पास कोई ऑफर आया है या कोई ऑर्डर आया है, कोई ऑफर है कि आप प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर, उसने प्राइस बोला आप इस प्राइस पर प्रोडक्ट को बना दो. अच्छा, वैसे तो हम अगर आइडियली सोचें तो हमको कॉस्ट से ऊपर अगर प्राइस मिल रहा है किसी प्रोडक्ट का तो हम बोलेंगे तो हम सेल करेंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे, हम सेल भी करेंगे. पर अगर हमारा कॉस्ट से नीचे बैठ रहा है तो हम मना कर देंगे. आइडियली हमको मना कर देना चाहिए. पर क्या हो अगर हमारे पास अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी हो? क्या हो अगर हमारे पास अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी हो जिससे हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकते हैं? ठीक है, क्या हो अगर हमारी फिक्स कॉस्ट पर कोई फर्क ही ना पड़े,
हमारी फिक्स कॉस्ट पर कोई फर्क ना पड़े, फिक्स कॉस्ट हमारी उतनी ही रहे, तो क्यों ना हम वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर ही डिसीजन लें कि हमको स्पेशल ऑफर या ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो स्पेशल प्राइस या स्पेशल ऑफर या ऑर्डर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होगा? जब प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है तो एक्सेप्ट द ऑर्डर, और प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से कम है, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट से कम है, तो रिजेक्ट द ऑर्डर, राइट। चलिए नेक्स्ट है कंडीशंस अंडर विच प्राइसेस कैन बी फिक्स्ड बिलो द मार्जिनल कॉस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट से भी कम में फिक्स किया जा सकता है? कैन बी फिक्स बिलो द मार्जिनल कॉस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, अगर हमको कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है। इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट पॉपुलर होता जा रहा है, इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तब हम उसको कम प्राइस पर, कम हमारी कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है, तब भी हम उसको प्रोड्यूस भी करेंगे और बेचेंगे भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी, फेयर एंड लवली, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोगों को याद है कि पार्ले जी 2 रुपए का आता है तो वो 2 का ही आएगा। 2 रुपए से वो अगर 3 का हो गया, 4 का हो गया, तो कस्टमर हो सकता है वो किसी और प्रोडक्ट पर स्विच कर जाए। तो ऐसे में कंपनी उसका ग्राम तो कम कर सकती है, उसका वेट तो कम कर सकती है, पर कंपनी उसका प्राइस नहीं बढ़ाएगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज को समझने का कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। अब हो सकता है उसको कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है, पर वो उस प्रोडक्ट को बनाना बंद नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट और अदर प्रोडक्ट हैं वो उन अदर प्रोडक्ट से कमा लेगा, पर उस प्रोडक्ट की वजह से, जिसकी वजह से उस ब्रांड की गुडविल बनी, उस ब्रांड का नाम बना, वो उसको बंद तो नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट है एंट्री इन फॉरेन मार्केट, अगर फॉरेन मार्केट में एंट्री लेनी है तो भी कंपनी लो कॉस्ट काम कर लेगी। सेट टू एलिमिनेट कॉम्पिटिटिव फर्म्स, अगर कॉम्पिटिटिव फर्म्स आ गई हैं मार्केट में, हम पुराने बैठे हुए हैं, हम पुराने खिलाड़ी हैं और नई नई फर्म्स आ गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी पुरानी कंपनीज कंपटीशन को कम करने के लिए या कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो आ गई हैं उनको भगाने के लिए बिलो कॉस्ट भी सेल करने पर तैयार हो जाती हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस स्टॉक, सरप्लस स्टॉक बन गया, वो वैसे भी खराब होना है या पड़ा रहेगा, उसकी मेंटेनेंस ज्यादा है या पेरिशेबल है, तो ऐसे कंडीशन में भी बिलो कॉस्ट सेल किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू मेंटेन ओल्ड कस्टमर्स, ओल्ड कस्टमर्स का फेथ बनाए रखने के लिए, ओल्ड कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए, वो कहीं और किसी और कंपनी पर स्विच नहीं कर जाएं, किसी और ब्रांड पर स्विच नहीं कर जाएं, वो बनाए रखने के लिए भी कंपनी बिलो कॉस्ट जा सकती है। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ पेरिशेबल आइटम्स, पेरिशेबल आइटम्स कौन सा? जो खराब हो जाएगा, तो उसको तो वैसे ही खराब होगा, तो उससे अच्छा है उसको कम प्राइस पर बेच दिया जाए, ठीक। नेक्स्ट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ प्लांट, अनयूटिलाइज कैपेसिटी है प्लांट की, तो सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, प्रोडक्शन किया जा सकता है और उसको बेचा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग अ न्यू मार्केट, एक्सप्लोरिंग अ न्यू मार्केट, सेल्स वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज बाय टारगेटिंग न्यू टेरिटरीज, सेल्स को बढ़ाया जा सकता है अगर हम एंटर कर जाएं नए मार्केट में, नई टेरिटरी में, नया टारगेट कर लें। दिस कैन बी डन आइदर बाय एक्सटेंडिंग इट्स ओन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन सच एज ओपनिंग अ ब्रांच, शॉप और थ्रू लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, या तो हम खुद से ही करने लगे, खुद की कोई ब्रांच या शॉप ओपन कर दी, या फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू किया, राइट। Some initial expenses will have to be incurred in organizing sales channels in the new territories. कुछ expenses भी होंगे जिसको ध्यान रखना होगा। Next है a sort of competition also be there due to the attachment of customers of that area to some other brand. Brand है ये। Some other brand means कोई और brand already है उस territory में, तो क्योंकि वहां के कस्टमर तो उसी ब्रांड को खरीद रहे होंगे, तो उसको रिमूव करने के लिए, रिमूवल ऑफ विच विल इन्वॉल्व हायर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट,
वहाँ पर एडवर्टीजमेंट बहुत करना पड़ेगा, लोगों के पास जा जाकर उनको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा प्रोडक्ट क्या है, आप हमारा प्रोडक्ट एक बार ट्राई करो। तो उसके लिए क्या होगी, हायर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड रेलिवेंट डेटा फॉर टेकिंग डिसीजन इन दिस रिगार्ड। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करेगा इस तरीके के डिसीजन को ले। एक एग्जाम्पल से समझते हैं एक्सप्लोरिंग अ न्यू मार्केट को। ए लिमिटेड इज विशिंग टू ओपन अ ब्रांच सेल्स ऑफिस एट आगरा टू सेल वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इन लाइन. Orders will be taken and processed at branch. Likewise, billing and collection will also be handled by the branch office. All goods will be sent from head office. सारा goods कहाँ से आएगा, head office से. ठीक. However, the profitability of the branch has been questioned. Profitability questioned है branch की, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि profitable रहेगा या नहीं रहेगा ये नया ऑफिस खोलना. In order to examine the question of profitability, the following data have been collected. क्या डेटा है? The product to be sold at branch cost 150 each. ये variable cost दी हुई है. 150 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है. 150 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है. सेलिंग प्राइस 250 पर यूनिट है. सेलिंग प्राइस क्या है, यहां लिख देती हूं. वेरिएबल कॉस्ट 150, सेलिंग प्राइस 250. ठीक है, ये पर यूनिट है, पर यूनिट. 2 सेल्समैन विल बी एम्प्लॉयड एट ब्रांच. ईच वन विल बी पेड सैलरी ऑफ ₹7,000 पर एनम. तो सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 एक की है, एक सेल्समैन की है, 2 है तो हो जाएगी 14,000. ठीक है, पर एनम है ये. प्लस अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल. सेल पर 10% का कमीशन भी है. ठीक, कमीशन 10%. Estimates of potential sales at branch range from low of 550 units to high of 800 units per year. कम से कम अगर यूनिट सेल हुई तो 550 होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेल हुई तो 800 यूनिट्स होंगी. ठीक है, दोनों के लिए ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. In addition to salesman salaries, annual cost of operating the branch have been estimated as under. देखो प्रोडक्ट तो बन गया, अब उस ब्रांच को चलाने में या उस ऑफिस को चलाने में भी तो कुछ खर्चे आएंगे ना. नया ऑफिस जो खोला है तो वो खर्चे क्या होंगे, रेंट होगा, हीट एंड लाइट होगी, ऑफिस सैलरीज होंगी, एडवर्टीजमेंट होगा. ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है 3,000, 1,500, 15,400, 4,000. You are requested to prepare a report which might be useful in taking a decision. ठीक, तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट सॉल्व कर लेते हैं. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट यहां लिख लेते हैं. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, और यहां कर लेते हैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट. चलिए, वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सॉल्व की हुई दी रखी है हमको, जो कि है 150. और वेरिएबल क्या है, और वेरिएबल है कमीशन, क्योंकि सैलरी भी फिक्स हो गई. और वेरिएबल है कमीशन, तो कमीशन है हमारे पास 10% ऑफ सेल्स. तो हम एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस का 10% कर देते हैं, इनटू होके वो सेल का 10% अपने आप हो जाएगा. तो 250 का 10% हो गया 25, ये आ गया 175. ठीक, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या है हमारे पास, सैलरी है, सेल्समैन की सैलरी है ये, सॉरी 14,000. सैलरी के बाद रेंट है, हीट एंड लाइट है. रेंट है हमारे पास 3,000, हीट एंड लाइट 1,500. ऑफिस सैलरीज है 15,000 एंड एडवर्टीजमेंट है 4,000. टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 37,500. राइट, 37,500. चलिए, अब फॉर्मेट एक मैंने बना रखा है,
इसमें फिल करते हैं इन फिगर्स को और चेक करते हैं प्रॉफिटेबल है या नहीं इस प्रोडक्ट को या नया ब्रांच ऑफिस ओपन करने की। ठीक, सेल्स दी हुई है हमको, पर यूनिट कितनी आ रही है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है आपका 250 पर यूनिट। ठीक है, रुपीज में है ये। तो 550 यूनिट्स अगर हम सेल करेंगे तो आएगा 1,37,500 और 800 यूनिट्स सेल करेंगे तो आ जाएगा 2 लाख, राइट। लेस मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, कुछ भी बोलो, मार्जिनल कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है हमारी 175 पर यूनिट। तो 550 यूनिट्स अगर हम बना रहे हैं या 550 यूनिट्स अगर सेल होंगी तो कितना रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, तब आएगा 96,250 और अगर 800 यूनिट सेल होंगी तो आएगा 1,40,000, राइट। अब माइनस करके आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, माइनस करके आएगा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 41,250 और 800 यूनिट सेल करेंगे तब आएगा 60,000। ठीक है, माइनस करके आए सेल में से वेरिएबल कॉस्ट। अब माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट इसकी है 37,500 और इसकी है 37,500 सेम, क्योंकि कितनी भी प्रोडक्ट्स यूनिट सेल हो या प्रोडक्ट सेल हो हमारा फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी। अब माइनस करके क्या आ जाएगा, माइनस करके आएगा प्रॉफिट। माइनस करके प्रॉफिट आ रहा है 3,750 और यहां आ रहा है 22,500। दोनों ही केस में प्रॉफिट है। दोनों ही केस में अगर कम से कम 550 यूनिट सेल हुई तब भी प्रॉफिट आएगा और ज्यादा से ज्यादा 800 यूनिट सेल हुई तब तो प्रॉफिट और अच्छा आ रहा है। तो ये डिसीजन क्या रहेगा इसमें कि हमको नया ब्रांच ऑफिस एट आगरा स्टार्ट कर देना चाहिए, ओपन कर देना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट है शटडाउन डिसीजन। शटडाउन पहले बात करते हैं कितने तरीके के होते हैं। शटडाउन 2 तरह के होते हैं, या तो हमने एंटायर बिजनेस एक्टिविटी को ही बंद कर दिया, ठीक है, पूरी तरह से ही बिजनेस एक्टिविटी को बंद कर दिया, या फिर हमने कोई एक प्रोडक्ट लाइन या डिपार्टमेंट को बंद किया है। ठीक है, तो शटडाउन 2 है। कंप्लीट शटडाउन जरूरी नहीं है, हो सकता है हम किसी प्रोडक्ट लाइन को या फिर डिपार्टमेंट को बंद कर रहे हो, राइट। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर ऑफ एंटायर बिजनेस की। अगर हम एंटायर बिजनेस को ही बंद कर रहे हो, एंटायर बिजनेस को अगर बंद करेंगे तो अभी वो 2 तरह से होगा, या तो हम उसको टेम्पररी क्लोज कर रहे हैं या शट डाउन कर रहे हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, या फिर हम उसको परमानेंट क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है रिसेशन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, तो हमको टेम्पररी क्लोज करना पड़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्पररी क्लोजर की। टेम्पररी क्लोजर हो सकता है रिसेशन चल रहा हो या फिर ऑफ सीजन हो, रिसेशन हो या फिर ऑफ सीजन हो, तो उस केस में टेम्पररी क्लोज किया जा सकता है बिजनेस एक्टिविटीज को। ठीक है, अब इसमें 2-3 टर्म्स हैं, उसको समझते हैं, फिर शटडाउन पॉइंट निकालेंगे कि किस पॉइंट पर आकर हमको बिजनेस एक्टिविटी को शट डाउन कर देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फिक्स कॉस्ट की, वो फिक्स कॉस्ट जो अगर हम सस्पेंड कर दें ट्रेडिंग एक्टिविटी को, बिजनेस एक्टिविटी को बंद कर दें, तो वो फिक्स कॉस्ट हमारी कम हो जाएंगी, वो फिक्स कॉस्ट जो हमारी कम हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, अगर अभी जो भी मैंने एग्जाम्पल कराया उसमें सेल्समैन की सैलरी थी, अगर हमने वो ब्रांच ही बंद कर दिया आगरा वाली, तो वहां हम सेल्समैन को सैलरी क्यों देंगे। ठीक है, तो वो क्या हुआ, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट हुई। ठीक, फिर आता है अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, वो फिक्स कॉस्ट जिसको हम चाहे बिजनेस बंद ही क्यों ना कर दें, बिजनेस एक्टिविटी,
तब भी टेम्परेरी क्लोज कर रहे हैं ना, क्योंकि पूरी तरह से तो नहीं कर रहे हैं, तो टेम्परेरी क्लोज क्यों ना कर दे बिजनेस एक्टिविटी, फिर भी वो फिक्स कॉस्ट तो चलती रहेगी, फॉर एग्जाम्पल रेंट। ठीक, नेक्स्ट है सम एडिशनल एक्सपेंसेस, ये तो हो गया आपका अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। अब बात करते हैं सम एडिशनल एक्सपेंसेस वुड हैव टू बी incurred in setting up the plant again after shutdown period। जब शटडाउन पीरियड खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी क्लोजर है, तो शटडाउन पीरियड खत्म होने के बाद में फिर से जब स्टार्ट किया जाएगा बिजनेस एक्टिविटी को, तो कुछ फिक्स कॉस्ट फिर से अकर होगी, कुछ फिक्स कॉस्ट फिर से हमको लगानी पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे स्पेशल कॉस्ट। तीनों बातें समझ में आ गई, अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, स्पेशल कॉस्ट। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट वो है जिसको हमने अगर बिजनेस एक्टिविटी बंद की तो वो भी फिक्स कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी, वो भी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट है, हम चाहे बिजनेस एक्टिविटी को, ट्रेडिंग एक्टिविटी को बंद कर दें, फिर भी वो फिक्स कॉस्ट तो चलती रहेगी, फॉर एग्जाम्पल रेंट। ठीक, नेक्स्ट है स्पेशल कॉस्ट। स्पेशल कॉस्ट वो कॉस्ट है जब भी हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपनी बिजनेस एक्टिविटी शटडाउन के बाद में, तो वो पैसा हमारा लगेगा, वो फिक्स कॉस्ट लगेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल कॉस्ट। अब बात करते हैं शटडाउन पॉइंट की। शटडाउन पॉइंट कौन सा होगा, किस पॉइंट पर आकर हमको बिजनेस एक्टिविटीज को शटडाउन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा, नेट एस्केपेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये नेट एस्केपेबल फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी, नेट एस्केपेबल फिक्स्ड कॉस्ट, फॉर्मूला होगा एस्केपेबल फिक्स कॉस्ट माइनस स्पेशल कॉस्ट। ठीक, अभी मैंने बता दिया है अवॉइडेबल, नॉन अवॉइडेबल, एस्केपेबल, नॉन एस्केपेबल फिक्स कॉस्ट क्या है, स्पेशल कॉस्ट क्या है। ठीक, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमको पता ही है कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, तो आ जाएगी आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। राइट, चलिए इस पॉइंट पर आकर हमको ये जो यूनिट्स आएंगी, इस पॉइंट अगर इससे कम, इस मान लेते हैं यहां पर आया 1000 यूनिट्स, तो 1000 यूनिट से अगर कम सेल हुई तो हमको बिजनेस एक्टिविटी को शट डाउन कर देना चाहिए। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं परमानेंट क्लोजर पर। अभी हम क्या कर रहे थे, शटडाउन दो तरह का था, क्लोजर ऑफ एंटायर बिजनेस या फिर ड्रॉपिंग अ लाइन। क्लोजर ऑफ एंटायर बिजनेस में 2 पॉइंट आए थे, टेम्परेरी क्लोजर, परमानेंट क्लोजर। तो टेम्परेरी क्लोजर की बात हमने कर ली, अब हम बात कर रहे हैं परमानेंट क्लोजर की। ठीक है, परमानेंट क्लोजर। परमानेंट क्लोजर क्योंकि ये परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा बिजनेस एक्टिविटी को, तो किसी बिजनेस एक्टिविटी को हम परमानेंटली क्लोज कब करेंगे, जब हमने सारे तरीके आजमा लिए फिर भी कंपनी में या उस बिजनेस एक्टिविटी में प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तब। ठीक है, वो फिर भी प्रॉफिट नहीं दे रही होगी, तब हम क्या करेंगे, उसको परमानेंट क्लोज करने का सोचेंगे। ठीक है, जब हम पॉसिबल एफर्ट्स यूज कर चुके हैं, पॉसिबल एफर्ट्स लगा चुके हैं उसे इंप्रूव करने के लिए। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में डिसीजन लेते टाइम में 2 बातों को कंपेयर किया जाएगा, 2 इनकम्स को कंपेयर किया जाएगा फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। क्या क्या, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, अगर हम बिजनेस ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हैं तो क्या इनकम आएगी, और कंपेयर करेंगे उसको इनकम फ्रॉम सेल और अदरवाइज यूज ऑफ प्लांट और बिल्डिंग। अगर हम वो प्लांट और बिल्डिंग को या तो सेल कर दें या फिर किसी और को दे दें रेंट पर कि आप इसको यूज कर लो, हमें पैसे दे दो, उसकी इनकम, या फिर सेल करके जो इनकम आई है वो, और भी कोई अगर हमको इनकम आ रही है कंप्लीट क्लोजर करके, तो वो सारी इनकम को, और अगर हम बिजनेस एक्टिविटी को सच में चलाएं अभी भी, तो उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा और जिसमें इनकम ज्यादा आ रही होगी उस डिसीजन को लिया जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट है ड्रॉपिंग अ लाइन और प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। अब ये मेन का सेकंड पॉइंट आ गया। शटडाउन के 2 पॉइंट थे, क्लोजर ऑफ एंटायर बिजनेस और दूसरा था ड्रॉपिंग अ लाइन और प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। तो ये दूसरा पॉइंट है
कि ड्रॉपिंग अ लाइन और प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट क्या है। इस केस में हम कोई एक लाइन को या प्रोडक्ट को या डिपार्टमेंट को ही ड्रॉप कर रहे हैं, हम पूरा बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं इस केस में, ठीक है। द बेस्ट पॉसिबल एंड मैक्सिमम प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस कंसर्न clearly demand the continuance of production of that product line or department, which will ensure maximization of profit. हम उसी प्रोडक्ट को बनाएंगे या उसी प्रोडक्ट लाइन में इन्वेस्ट करेंगे, उसी प्रोडक्ट लाइन में अपनी स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करेंगे जिसमें हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, और उन प्रोडक्ट को या उन लाइन को, प्रोडक्ट लाइन को या उस डिपार्टमेंट को बंद करने का सोचेंगे या उसमें प्रोडक्शन कम करने की सोचेंगे जिसमें कम प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। तो इसमें क्या स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहला है प्रोडक्ट यील्डिंग हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन शुड बी अकॉर्डेड टॉप प्रायोरिटी इन प्रोडक्शन प्रोग्राम। सबसे पहले जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हो उसको टॉप प्रायोरिटी पर रख दो, उसको नंबर 1 प्रायोरिटी दे दो। अकॉर्डिंगली सब सारे ऑप्शंस की प्रायोरिटी कर जाओ, सारे प्रोडक्ट की, सारे डिपार्टमेंट की, प्रोडक्ट लाइन की प्रायोरिटी देते जाओ सबको, ठीक। नेक्स्ट है नो प्रोडक्ट शुड बी ड्रॉप्ड इफ यील्ड्स एनी अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। अगर किसी भी प्रोडक्ट का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो उसको हमें आइडियली तो बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर भी इफ मैनेजमेंट इंसिस्ट टू ड्रॉप अ लाइन और प्रोडक्ट इन एनी केस, अगर मैनेजमेंट इंसिस्ट कर रहा है नहीं हमें बंद करना ही है, तब क्या करेंगे, दैट लाइन और प्रोडक्ट शुड बी ड्रॉप विच इज ऑन द लीस्ट प्रायोरिटी एज पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमने निकाला है उसमें सबसे कम जिसकी प्रायोरिटी है, जिसका सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, उसको बंद किया जाएगा, ठीक। इफ एनी फैक्टर इज की फैक्टर, अगर कोई फैक्टर की फैक्टर है, जो की फैक्टर मैं भी बात कर चुकी हूं जिसके ऊपर, तो अगर कोई फैक्टर की फैक्टर है तो उसके बेसिस पर ही डिसीजन लिया जाएगा और उससे क्या निकलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, राइट। चलिए आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।